हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस वीडियो में वह है, इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट 60 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90 डिग्री, है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट थीटा एंगल, है ना। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा एंगल। जेड क्या है, जेड है जो गोल्ड फॉइल यूज़ होती है या फिर कोई भी जो फॉइल यूज़ होती है उसका एटॉमिक नंबर, है ना, उसका एटॉमिक नंबर। के क्या है, के कांस्टेंट है ना। इसकी वैल्यू होती है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थीटा मैंने बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं 60 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे होंगे वो हमें बताना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 1000, है ना, 1000 इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन टू पावर 4 30 डिग्री, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर साइन टू पावर 4 45 डिग्री, है ना। दोनों को डिवाइड किया तो 1000 बाई एक्स के जेड स्क्वायर साइन टू पावर 4 30 डिग्री डिवाइड बाई के जेड स्क्वायर साइन टू पावर 4 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से के जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन टू पावर 45 ऊपर जाएगा और साइन टू पावर 4 30 नीचे रहेगा। साइन टू पावर 4 45 ऊपर और साइन टू पावर 4 30 नीचे। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 टू पावर 4 हो जाएगा, और इसी तरह से साइन 30 1/2 टू पावर 4 हो जाएगा। 1/√2 की पावर 4 1/4 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 4 1/16 हो जाएगा, और 1/4 1/16 क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो 1000 बाई एक्स क्या है, 4, तो एक्स क्या हो जाएगा 1000/4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 250। तो 250 अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे एट 90 डिग्री, है ना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पे बेस्ड है, और जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है अपने टाइम का। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमसे पूछा गया है, अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस। यूरेनियम का हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है, जेड इज इक्वल टू 92। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है यूरेनियम का, और अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियस की तरफ भेजा गया, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इस न्यूक्लियस के कितना पास आ सकता है ना, कितना पास आएगा बिफोर रिपल्सन, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। ये जो डिस्टेंस रहेगी बीच की, इसको बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये आती कैसे है, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी है ना, और यहाँ पर वो किस में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। किस में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर, है ना। Q1 Q2 बाई आर। अल्फा पार्टिकल की बात करें, है ना, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसके लिए Q1 क्या हो जाएगा 4E हो जाएगा, और यूरेनियम के लिए क्या हो जाएगा 92E, है ना। क्या हो जाएगा 92E। तो फ्रेंड्स, इसी में, है ना, इसी में जेड के टर्म्स में अगर इसको लिखा जाए तो ये इसी तरह से बनता है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो वहीं से ये फार्मूला आया है। तो ये R0 क्या हो जाएगी 2
और ये आर नॉट है ना, ये जो आर नॉट मैंने लिखा है ये वही आर नॉट है। तो 2z² अपॉन 4πε0 के ई है ना, या काइनेटिक एनर्जी। 2z क्या है, एटॉमिक नंबर है, E² अपॉन 4πε0। तो 2 इंटू 92 इंटू E² अपॉन 4πε0, 5 इंटू 10⁻6 इंटू ई। तो एक ई से एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू 92 इंटू 1.4πε0 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, और ई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन ये 5 इंटू 10⁻6। और ये क्योंकि हमने सारे एसआई में रखे हैं तो ये मीटर में आएगा, है ना, मीटर में आएगा। इसको ये सारी पावर आप ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर जाएगी पावर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 25, है ना, और 25 माइनस 9 16, है ना, 16। तो ये हमारे पास बचेगा 2 इंटू 90 इंटू 10 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻16। तो ये 5 से ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 से 0.4 हो गया, और ये 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36, और 36 इंटू 16 करोगे तो आएगा 640, है ना, 640 इंटू 10⁻11। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑर्डर क्या है, 10⁻11 का, है ना, इसका ऑर्डर क्या है 10⁻11, क्योंकि ये मीटर में था, है ना, ये मीटर में है, तो ये मीटर इसको ले डूबेगा, तो ये किस में बन जाएगा, सेंटीमीटर में, है ना, ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। तो ये 10⁻11 सेंटीमीटर के ऑर्डर का डिस्टेंस आएगा। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये गोल्ड फॉइल से रिलेटेड था, है ना, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड था। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ होती है इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना, क्या होती है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जो वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का, मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल है ना, है ना, और ये न्यूक्लियस है ना, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, और ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से क्या करने जा रहा है, कोलाइड करने जा रहा है, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, और ये न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी वेक्टर और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो फ्रेंड्स इस इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या यूज़ है, इस इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स इस इम्पैक्ट पैरामीटर से हम स्कैटरिंग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, स्कैटरिंग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो फ्रेंड्स अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें जो थीटा है वो क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, क्या है, स्कैटरिंग एंगल। और जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल, है ना, जो फॉइल यूज़ हो रही है ना, जो वहाँ पर गोल्ड फॉइल यूज़ हुई थी, तो वहाँ पर अगर कोई फॉइल बदल दें तो उस फॉइल का एटॉमिक नंबर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। के फ्रेंड्स एक कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है ना। इसके अलावा हमारे पास एक स्टैटिक वैल्यू है, वो ये है कि अगर बी ज़ीरो है, अगर बी ज़ीरो है तो थीटा कैसा आएगा, पाई आएगा, है ना, थीटा क्या आएगा, पाई आएगा। अब थीटा क्या है फ्रेंड्स, थीटा ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना, इसको थीटा बोलते हैं, है ना, इस एंगल को थीटा बोलते हैं। और बी अगर आर नॉट से बहुत बड़ा है, अगर बी आर नॉट से बहुत बड़ा है तो थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना, थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर जो बी है वो आर नॉट से बड़ा है तो पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, तो ये एंगल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। आपको इसका थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ताकि
उल्टा सीधा बैठा के कम से कम आंसर तो आ जाए एग्ज़ाम में। अब इसके अलावा फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, तो 2 क्वेश्चन मैंने और निकाले हैं इस वीडियो के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बोर मॉडल से ही है ना। तो हमसे पूछा गया है, फोटॉन की हमसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कब, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हाइड्रोजन एटम में n=3 से, यानी कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो जो फोटोन रिलीज़ करेगा उसकी एनर्जी और वेवलेंथ हमसे पूछी गई है। तो फ्रेंड्स जब वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो जाहिर सी बात है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, है ना, एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो डेल्टा ई क्या होगा, En3 माइनस En1, है ना, En3 माइनस En1। और किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, वो होती है -13.6 Z²/n², है ना। तो -13.6 Z², Z क्या है हाइड्रोजन के लिए 1, और n क्या है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, En3 माइनस En1, तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो -13.6 1²/3² माइनस, और ब्रैकेट में -13.6 1²/1², n=1 ऑर्बिट के लिए, है ना, ZB1 और NB1। तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा, -13.6 और ये 1/3², तो 1/9 -13.6/9 + 13.6, है ना, ये माइनस माइनस प्लस और ये टोटल 1 हो गया, तो ये 13.6, तो -13.6/9 + 13.6। अब फ्रेंड्स 13.6 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.51, है ना, और ये माइनस में है, प्लस 13.6 -1.51 को ऐड करोगे 13.6 में, तो ये क्या आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्या आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या होगा, फोटॉन की एनर्जी होगी, है ना, क्या होगी, फोटॉन की एनर्जी जो रिलीज़ होगा। और फ्रेंड्स अगर हमें फोटॉन की एनर्जी पता है तो हम उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं, क्योंकि E क्या होता है hc/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा hc/E, है ना। और फ्रेंड्स क्योंकि ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, 12375 डिवाइड बाई 12.09, है ना, hc की वैल्यू हम क्या रखेंगे 12375 डिवाइड बाई 12.09, है ना। हम 1240 भी यूज़ कर सकते हैं, उससे किस में आएगी, नैनोमीटर में आएगी, है ना, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आने लगेगी, इसीलिए हम एंगस्ट्रॉम में यूज़ करेंगे। तो 12375 डिवाइड बाई 12.09 करोगे आप, तो ये नीचे ऑलमोस्ट 12 है और ऊपर 12375 है ना, तो ये 1 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, है ना, 1 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपका तरीका, है ना, क्योंकि क्या होता है ऑप्शंस जो है वो अगर क्लोज नहीं है तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, है ना। तो ये 12 है, ये 12375 है, तो ये 1 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, और ये कितनी आएगी 1024 एंगस्ट्रॉम आएगी, है ना, 1024 एंगस्ट्रॉम आएगी। और फ्रेंड्स जो 1024 एंगस्ट्रॉम होता है वो किस में आता है, इंफ्रारेड रीजन में आता है ना, इंफ्रारेड रीजन में आता है। 400 से 800 ये आप हमेशा याद रखो, 400 से 800 एंगस्ट्रॉम किस में होता है, 400 से 800 एंगस्ट्रॉम किस में होता है, ये होता है विजिबल में, है ना, ये किस में होता है, विजिबल में। और उसके आगे अगर जाओगे उससे अगर ज़्यादा होगी वेवलेंथ तो क्या होगा, IR में आ जाएगा, है ना, विजिबल से पहले इधर IR होता है और आगे क्या होता है, UV होता है ना, आगे क्या होता है, UV विजिबल IR। तो फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, तो हमसे पूछा है इसमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना, बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी गई है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास कितनी से सीरीज होती है, लाइमन होती है ना, लाइमन होती है, बामर होती है, पास्चन होती है, ब्रैकेट होती है और फुंड होती है ना। इसमें ट्रांजिशन कहाँ होता है, इसके लिए जो N1 होता है
वो क्या होता है 1, इसके लिए जो N1 होता है वो क्या होता है 2, इसके लिए जो N1 होता है वो क्या होता है 3, इसके लिए जो N1 होता है वो होता है 4, इसके लिए जो N1 होता है वो क्या होता है 5। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, किसी N2 स्टेट से, है ना, किसी N2 स्टेट से N1 में ट्रांजिशन होता है तो लाइमन सीरीज़ बनती है, और किसी N2 सीरीज़ से 2 में ट्रांजिशन होगा तो बामर, है ना, इसी तरह से पाश्चन, इसी तरह से ब्रैकेट, और किसी तरह से फुंड, है ना, इसी तरह से फुंड। तो आपसे किसी भी सीरीज़ की मिनिमम और मैक्सिमम या शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जा सकती है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बामर सीरीज़ की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वेवलेंथ के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, जो वेवलेंथ के लिए फार्मूला होता है बोर मॉडल में, वो होता है 1/λ R/Z² 1/N1² माइनस 1/N2², है ना। लेमडा हमें पता है क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, N1 जो ग्राउंड स्टेट है वो हो गया, है ना, जो N1 क्या है ग्राउंड स्टेट फॉर बामर सीरीज, है ना, ग्राउंड स्टेट फॉर बामर सीरीज। N2 क्या है जहाँ से ट्रांजिशन होगा। R क्या है, R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना, R क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो होती है 1.09 समथिंग, लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1/R की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, 1/R की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये क्या होती है 911 एंगस्ट्रॉम, है ना, 1/R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 911 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फॉर्मूला है, और हम किसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और बामर सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी N1 = 2, है ना, N1 = 2। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फ्रेंड्स जनरेट होगी जब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन हो, है ना, जब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन हो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनेगी, है ना, क्योंकि लेमडा क्या होता है Hc/E। अब एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, तो जितना लंबा ट्रांजिशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ही शॉर्ट वेवलेंथ बनेगी। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या हो सकता है इन्फिनिटी से 2, है ना, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या हो सकता है इन्फिनिटी से 2। तो 1/λ R जेड की जगह पर 1 और 1/N1 यानी कि 2 माइनस 1/∞, है ना, तो 1/N1², 1/∞²। तो ये क्या हो गया 0, ये 0 हो गया, ये 1/λ और ये 1 हो गया, तो R/4, 1/λ क्या हो गया R/4, तो लेमडा क्या हो जाएगा 4/R। अब मैंने 1/R की वैल्यू क्या बताई थी 911 एंगस्ट्रॉम, तो 4 × 911 एंगस्ट्रॉम डाल दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 3644 एंगस्ट्रॉम। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई है वो क्या आई है 3644 एंगस्ट्रॉम। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब बनेगी जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हो, है ना, जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हो, जब एनर्जी कम हो तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या हो सकता है, देखो 2 तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट ही है, शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है कि 3 से 2 में आए, है ना, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो 3 से 2 में आए, तो 1/λ R 1² 1/2² माइनस 1/3²। N2 क्या हो गया, वहाँ पर N2 था इन्फिनिटी, यहाँ पर N2 क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया R 1/4 माइनस 1/9, और ये 1/4 1/9 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/36, तो R 5/36, तो लेमडा क्या हो गया 36/5, 1/R 36/5 और 1/R की वैल्यू 911, तो इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो ये आएगा 6552, है ना, 6552 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, अब इसी में मॉडिफिकेशन कर करके, है ना, नए नए क्वेश्चन आते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।